चीन बड़ी मात्रा में तिब्बती डीएनए एकत्र कर रहा है। सरकार का दावा है कि यह अपराधों को सुलझाने के लिए है, लेकिन एक और भयावह कारण हो सकता है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही लोगों से डरती है। चीन अपनी पूरी सेना की तुलना में अपने 1.4 अरब नागरिकों को नियंत्रित करने पर अधिक खर्च करता है। वो गहरी नीली रेखा ये बताती है कि सरकार ने अपने रक्षा बजट की तुलना में सार्वजनिक सुरक्षा पर कितना खर्च किया है। जाहिर है, सीसीपी अपने ही लोगों को अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि वे तब विरोध करते हैं जब सरकार कोविड से लड़ने के नाम पर लोगों को उनके अपार्टमेंट में बंद कर देती है, सचमुच भूख से मौत के घाट उतार देती है। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विशेष रूप से चीन के जातीय अल्पसंख्यकों से डरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग बाकी चीन की तरह नहीं हैं। और अलग होने का मतलब है कि आपको नियंत्रित करना कठिन है। जैसे तिब्बत में तिब्बती और झिंजियांग में उइगर। शिंजियांग में उइगर तुर्क जातीय अल्पसंख्यक हैं। उनमें से कई मुस्लिम हैं, जो तकनीकी रूप से चीन के कानूनी धर्मों में से एक है। उनकी अपनी भाषा, लेखन प्रणाली है और उनकी संस्कृति भी बहुत अलग है। तिब्बत समान है। तिब्बती ज्यादातर बौद्ध हैं और वे तिब्बती बोलते हैं, जिसकी लेखन प्रणाली भी पूरी तरह से अलग है। उनका संगीत, भोजन और पहनावा भी अधिकांश मुख्य भूमि चीन से अलग है। वाह, तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के इन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। किस्मत से केवल गोरे लोग ही नस्लवादी हो सकते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वे ठीक होंगे। अब माना जाता है कि चीन विविधता के बारे में है। शी जिनपिंग ने मार्च में वैश्विक सभ्यता पहल शुरू की कि सभ्यताओं की विविधता के सम्मान की वकालत करता है। और अब जो मुझे अंदर से गर्म फजी एहसास देता है। शी जिनपिंग वास्तव में लोगों के आदमी हैं, ठीक वैसे ही जैसे सरकारी मीडिया हमेशा कहता है कि वे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में क्या कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि पार्टी वास्तव में चीनी सीमाओं के अंदर किसी भी और सभी विविधता को खत्म करने के पीछे है। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। जातीय संहार। चीनी विशेषताओं के साथ सीसीपी चीन के अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रही है, इसका वर्णन करने का यही एकमात्र तरीका है। कम्युनिस्ट पार्टी जातीय संस्कृति और अक्सर खुद जातीय अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास कर रही है। जब पार्टी ने ग्रामीण तिब्बत में निष्पक्ष शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया, इसका परिणाम यह हुआ कि तिब्बती बच्चों को जबरन उनके माता पिता से दूर कर दिया गया, उनकी भाषा और संस्कृति छीन ली गई। तिब्बती चरवाहों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से सरकारी घरों में जाने के लिए मजबूर किया गया है। पार्टी ने कहा कि यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य उन्हें गरीबी से बाहर निकालना था। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने चरवाहों से बात की, जिन्होंने कहा कि किसी के पास मना करने की क्षमता नहीं है। कार्यक्रम स्वैच्छिक नहीं है और यह गरीबी के बारे में भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक विश्वासों को पीछे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं, जब आपके पास पैसा है तो धर्म की जरूरत किसे है। क्या मैं सही हूं? झिंजियांग में चीजें बहुत अलग नहीं हैं। सरकार का दावा है कि मुसलमानों को आतंकवाद की ओर मुड़ने से रोकने के लिए वो वहां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। लेकिन केंद्र अनिवार्य रूप से महिमामंडित एकाग्रता शिविर है, जहां उइगरों को यातना, बलात्कार का सामना करना पड़ता है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूं, इससे भी बदतर चीजें। क्योंकि हम जिस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे वो मिल जाएगा जो एक पल में है। लेकिन जब उनके माता पिता जेल में होते हैं तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया जाता है। चीनी अधिकारियों ने अंतरजातीय विवाहों के लिए नकद प्रोत्साहन की भी पेशकश की है। वो हान चीनी, जो चीन का प्रमुख जातीय समूह है और एक अन्य अल्पसंख्यक के बीच है। जाहिर है, अल्पसंख्यकों के बीच विवाह को बढ़ावा देने में सरकार की दिलचस्पी नहीं है, केवल उन्हें हान जीन पूल में आत्मसात करना है। और उइगरों के लिए जो रुचि नहीं रखते हैं, हमेशा जबरन गर्भपात और नसबंदी होती है। यह एक कारण था कि ब्रिटेन में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल ने झिंजियांग में उइगरों के साथ चीन के व्यवहार को नरसंहार कहा। लेकिन कम से कम वे गोरे नहीं हैं। अगर वे होते तो यह एक तरह का नस्लवादी लगता। अब मैंने पहले उल्लेख किया है, वहां कुछ चल रहा है जो संभवतः यातना, बलात्कार और संस्कृति के व्यवस्थित विनाश से भी बदतर है। यदि आप ये पता लगाने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, इस त्वरित व्यावसायिक ब्रेक के बाद देखते रहें। वापसी पर स्वागत है।
जब तक यूट्यूब ने इस एपिसोड का विमुद्रीकरण नहीं किया। कभी कभी वे चीन में नरसंहार का पर्दाफाश करने को लेकर थोड़ा मजाकिया भी हो जाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने अल्पसंख्यकों की जीवंत संस्कृति की आत्मा को चूस रही है और इसे डिज्नी संस्करण के साथ बदल रही है कि यह पर्यटकों के सामने परेड कर सके ताकि उन्हें लगे कि इसमें विविधता है। ये चाहता है कि आप लासा की सड़कों पर चलें और सोचें कि तिब्बतियों को इधर उधर घूमते देखने का मतलब है कि वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जातीय अल्पसंख्यकों के लिए चीन एक बड़ी जेल है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उनसे और उनकी संस्कृति से नफरत करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज में योगदान नहीं दे सकते। आप देखिए, चीन को एक समस्या है। जैसा कि राज्य द्वारा संचालित मीडिया इसे समझाता है, चीनी अन्य देशों की तुलना में अपने अंग दान करने के लिए बहुत कम इच्छुक है। अनुपात 10,000 में से केवल 6 है। कारण, ये कहता है, सांस्कृतिक अंतर है। कई चीनी मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर संपूर्ण रहना चाहिए। इसीलिए जब चाइना डेली ने नेटिजन से पूछा कि वे अंग दान के बारे में क्या सोचते हैं, एक चीनी व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह अपने अंगों का दान नहीं करेगी क्योंकि अगर उसने किया तो वह बाद के जीवन में कैसे जीवित रहेगी। रुको, हमें बाद के जीवन में अंगों की जरूरत है? उस स्थिति में मैं पहली बार मृत अंग प्राप्तकर्ता बनना चाहता हूँ। मैं अतिरिक्त तिल्ली के साथ स्वर्ग जा रहा हूँ। लेकिन साम्यवादी समस्याओं के लिए साम्यवादी समाधान की आवश्यकता है। जब आप पूरी आबादी को बंद कर देते हैं तो वे अंगदान के लिए सही स्रोत बन जाते हैं। वे दान है, ठीक है, कोई प्रश्न मत पूछो। पहले स्वयंसेवक जहां फालुन गोंग अभ्यासी थे, एक शांतिपूर्ण ध्यान अभ्यास जो 90 के दशक के दौरान चीन में लोकप्रिय हुआ, कि पार्टी को स्पष्ट रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे बहुत खतरनाक थे। बात यह है कि आदर्श अंगदाता की उम्र करीब 28 साल होती है, और इतने सालों के बाद पार्टी में फालुन गोंग स्वयंसेवकों की कमी हो रही थी। और इसलिए 2016 की शुरुआत में अधिकारियों को यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय स्थानीय जिनजियांग निवासियों को डीएनए नमूने की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी। 2016 में एक क्षेत्र व्यापी वार्षिक फिजिकल फॉर ऑल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ। कथित तौर पर डीएनए नमूने एकत्र करना भी शामिल है। और आप क्या जानते हैं, उसके बाद शिनजियांग अंग प्रत्यारोपण के लिए एक बहुत लोकप्रिय गंतव्य बन गया। अंग प्रत्यारोपण कराने के लिए उड़ान भरने वाले लोगों के लिए कई जिनजियांग हवाई अड्डों में अलग अलग लेन भी हैं। याद रखें, आधिकारिक अंगदान अनुपात 10 मिलियन में से 6 है। अब कुछ लोग गणित कर सकते हैं और सवाल पूछने लगे हैं कि ये सारे अंग कहां से आ रहे हैं। हाल की सुनवाई के दौरान यहां कांग्रेसी क्रिस स्मिथ हैं। Indeed, the most nefarious misuses of DNA collected has been to find matches for organ recipients from unwilling, healthy, innocent people. There is a mountain of evidence that this is what is being done in Xinjiang, Uyghur Autonomous Region, against the Uyghurs and other Central Asians, such as the Kazakhs and Falun Gong practitioners. भगवान का शुक्र है कि अमेरिकी कंपनी थर्मो फिशर वहां चीनी अधिकारियों को डीएनए किट बेच रही थी। चिंता मत करो, उन्होंने कहा कि वे रुक गए। ओह रुको, नहीं, उन्होंने नहीं किया। वास्तव में अब ऐसा लगता है कि तिब्बत के अधिकारी भी थर्मो फिशर डीएनए किट खरीद रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वे तिब्बतियों से भी डीएनए एकत्र कर रहे हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय की सिटीजन लैब के अनुसार 2016 और 2022 के बीच तिब्बत में पुलिस ने संभावित रूप से 10 लाख से अधिक डीएनए नमूने एकत्र किए। यह आबादी का लगभग 1/3 है। ये डीएनए का सबसे डरावना संग्रह है जिसे मैंने पिछली बार किसी होटल के कमरे के अंदर ब्लैकलाइट चमकाने के बाद देखा है। लेकिन पुलिस डीएनए कलेक्शन कर रही है तो जरूर अपराधियों को रोकने के लिए होनी चाहिए ना। ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान के अनुसार अन्य फोरेंसिक डेटाबेस के प्रबंधकों के विपरीत चीनी अधिकारी जानबूझकर उन लाखों लोगों को नामांकित कर रहे हैं जिनके पास गंभीर आपराधिक गतिविधियों का कोई इतिहास नहीं है। ऐसा लगता है कि वे सिर्फ डीएनए एकत्र करने के लिए डीएनए एकत्र कर रहे हैं, यहां तक कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से भी। तो अगर एक चीनी कम्युनिस्ट उल्लू आपके बच्चे से पूछता है कि एक टुट्सी पॉप के केंद्र में जाने के लिए कितनी चाट लगती है, तो वे सिर्फ अपनी लार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह चाइना अनसेंसर्ड मेंटल हेल्थ ब्रेक का समय है। ओह, उन पिल्लों को देखो, वे इतने युवा और स्वस्थ हैं और अभी भी उनके सभी अंग हैं। क्या प्यारा पाए। हमने हाल ही में एथन गुटमैन से बात की जिन्होंने मूल रूप से अंग संचयन की कहानी की शुरुआत की। उनका कहना है कि क्योंकि पार्टी मूल रूप से उनके पिछले फालुन गोंग और उइघुर स्वयंसेवकों से बाहर चल रही है, उन्हें अब दूसरों को खोजने की जरूरत है। And there's also signs of an uptick at the same time in Tibetan organ harvesting and even to some extent Christian organ harvesting. They're casting around for different other types. यह मूल रूप से डोर टू डोर ऑर्गन हार्वेस्टिंग है।
जो डेथ ऑफ ए सेल्समैन की साजिश की तरह लगता है। अगर डेथ ऑफ ए सेल्समैन एक डरावनी फिल्म थी, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि अगर यह नहीं था तो आप जानते हैं, वास्तविक जीवन, उस बॉम्बशेल इंटरव्यू में और भी बहुत कुछ है, इसलिए इसे देखें। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। अब अमेरिका इस बारे में कुछ कर रहा है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जो अंगों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ है। बिल सभी देशों पर लागू होता है, लेकिन बिल के प्रायोजक कांग्रेसी क्रिस स्मिथ ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन प्रेरणा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में प्रेरणादायक। और याद रखें, YouTube द्वारा हमारी सामग्री को सेंसर करने, दर्शकों की संख्या को कम करने और गुप्त रूप से लोगों की सदस्यता समाप्त करने के साथ हम आपके समर्थन के बिना इस तरह की कहानियां सुनाना जारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और यदि आप कर सकते हैं तो कृपया पैट्रियन पर हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर शो में योगदान देने पर विचार करें। चाइना अनसेंसर्ड को चलते रहने के लिए बस $1 प्रति एपिसोड की जरूरत होती है। वो patreon.com/China Uncensored है। नीचे एक लिंक भी है, लेकिन योगदान देने वालों को धन्यवाद कहने के एक तरीके के रूप में प्रशंसकों को मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं। मैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में उनके सवालों का जवाब देता हूं। आज का प्रश्न माँ की से आता है। क्रिस, क्या आपने चाइना अनसेंसर्ड के लिए संगीत लिखा है? यह आकर्षक है। बढ़िया सवाल। इसे रोल करते हैं। इसलिए भले ही मैंने संगीत रचना में मास्टर डिग्री हासिल की हो, लेकिन मैंने यह नहीं लिखा। ये शो के लिए मेरे एक मित्र द्वारा लिखा गया था और वास्तव में शैली की बहन द्वारा बाद में इसे अपडेट किया गया था। लेकिन ये शुरू से ही हमारे साथ रहा है। वास्तव में, यदि आप 50 सेंट आर्मी म्यूजिक ट्रूप में शामिल होते हैं, तो पैट्रियन पर आपको उसके लिए और अन्य महान चाइना अनसेंसर्ड विशेष संगीत के लिए एक डाउनलोड मिलेगा जो आपके पैर की उंगलियों को थिरकने और दिल को पंप कर देगा। बस सुनिश्चित करें कि यह आपका अपना दिल है, न कि चीन से स्वयंसेवक। आपके प्रश्न चिन्ह के लिए धन्यवाद और शो का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।